चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स का जो 40 क्वेश्चन टेस्ट होता है उसका 72 नंबर सेट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे। गुड आफ्टरनून सभी लोग को, गुड आफ्टरनून। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन को, डिस्कशन को। चलिए आज की पहली सवाल को देखते हैं। आज के पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है। यहां पे एक सवाल समझिएगा, करा कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं और कम से कम एक चिता हेड आने की प्रायिकता क्या होंगे। सबसे पहले 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल घटना कितना होंगे, तो 2 पर पावर 3, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होते हैं, एक टेल होते हैं, और 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 3 हो जाएगा पावर पे, तो ये आ जाएगा 8। मतलब टोटल घटना की अगर बात करें, टोटल टोटल घटना 8 होगा। अब ये घटना की अगर बात करें तो आंसर की अगर बात करें तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो डायरेक्ट क्या आंसर होगा, इस बात को समझना कि अगर कम से कम एक हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जितना घटना टोटल उसमें से एक घटा देंगे, या कम से कम एक हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल घटना में से एक कम कर देंगे, ये 7 हो जाएगा, 7/8। या इसका भी आंसर वही चीज हो जाएगा अगर कह दे कम से कम एक टेल आने की अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका भी 7/8 होगा। क्योंकि अगर हम बात करें हेड इसका मतलब ऐसा जो घटना है, मतलब एक हेड हमेशा रहना चाहिए, कम से कम एक हेड तो रहना चाहिए। तो एक बात बताइए, टी और टी, जैसे हम यहां स्टार्ट करते हैं, तीनों में टेल आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे यहां से 8 का 8 होगा और फिर लास्ट में एक हो जाएगा, सब में हेड आ जाएगा। मतलब यहां जो बीच में जो आपका 6 गो रहेगा, बीच में जो 6 गो रहेगा उसमें एक ना एक हेड रहेगा ही, और जो 8वां में वो उसमें भी एक ना एक हेड रहेगा। लेकिन स्टार्ट टेल से कि एक घटना में आपका हेड कभी नहीं होगा, या ये भी कह सकते हैं एक घटना में कभी भी टेल नहीं होगा। तो यहां से एक बात कर सकते, जितना घटना होगा उससे एक कम कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। सीधा सीधी आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक कम करेंगे, एक घ कम करेंगे, इस बात को समझेंगे। एक आपको कम करना है, ठीक ना, एक कम करना है, पूरे घटना में से एक कम कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि टेल आएगा, फिर इसी तरीके से टेल एच आएगा, हेड आएगा, फिर दूसरा आएगा टेल एच टेल आएगा, फिर इसी तरीके से एच टी आएगा, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा और होते जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/8। टेल भी अगर कहेगा कम से कम तो 7/8, ये चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। करा सरल रेखा सरल रेखा है y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो कह रहा कि निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आप देखो कौन से बिंदु, अगर कोई बिंदु से होकर गुजर रहा है, कोई लाइन अगर किसी बिंदु से होकर गुजर रहा है, मतलब वो बिंदु इसमें लाई करेगा, तो बताएंगे कौन सा आंसर होगा। कोई लाइन है, इस लाइन को, इस बिंदु को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि वो आपका इस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखो अगर हम 2 मानते हैं, ये x और y का मान है, x और y का मान अगर हम 2 मानते हैं, 2 माने 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 2, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम ये 4:1 मानते हैं इस बिंदु को अगर हम 4:1 मानते हैं तो 4 यहाँ पे लिए तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, यहाँ भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम 3 मानते हैं, 4 दूनी 8, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएगा ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ई आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है यहाँ पे 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये आ गया 3। sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, -2। और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये आपका 3 1 4 का रूट हुआ 2 और 2 - 2, आंसर हो गया कितना, 0। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 0 0 0 आ रहा है। आलोक का C1 आ रहा है, गलत है भाई। आलोक आपका गलत है। देखो यहाँ पे कह रहा कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे, 20 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक दीवार के सहारे टिका हुआ है, और दीवार के सहारे और लंबी जो सीढ़ी है दो टिका हुआ है, वहां पे एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। यही बोल रखा है कि दीवार और सीढ़ी को एंगल जो बीच का कोण है वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है सीढ़ी के आधार से दीवार के बीच की, यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगी? ये आपका एक लेडर है ना, और इसकी लंबाई देखो यहाँ पे ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। जब ये 60 होगा तो इसके सामने वाली भुजा √3 कहलाता है, इसके बेस आपका 1 कहलाता है, ये 2 कहलाता है। और यही 2 बराबर दे रखा है। लंबी सीढ़ी कितना है? 20 मीटर का। तो यही पूछ रहा है, इसकी दूरी पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। क्योंकि 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10, और यही 10 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ना, आप गलती से नहीं कहिएगा सर यहां 30 डिग्री तो यही 30 डिग्री होगा। वहां क्वेश्चंस को पढ़ने से पता चल पा रहा है कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें मतलब ये गलत किए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सुधार पे आया कि आप ये 30 डिग्री का कोण ये दीवार और ये सीढ़ी बना रहा है, ना कि यहां पे बना रहा है, इसका बेस बना रहा है। ये 30 यहां होगा, ना कि यहां पे होगा, यहां 60 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखा, एक सर्कल है, एक सर्कल है और 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श यहां से 2 स्पर्श रेखा इस तरह से गुजर रहा है, और ये P बिंदु है, P से गुजर रहा है। यहां पे एक बिंदु A हुआ और एक यहां पे B हुआ। 2 स्पर्श रेखा किसी सर्कल पे गुजारा, बाहरी बिंदु P से PA और PB है, वो एक केंद्र है, और हम जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर बाहरी बिंदु से अगर किसी सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है, केंद्र से अगर उसको मिला देंगे तो वो 90 सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है OAB, ये आपका 30 डिग्री है, तो जब ये 30 होगा तो ये आपका 60 होगा, और इसको यहां से जब मिला देंगे P से, तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। समद्विभाजित करता है P को कौन? OP। तो ये अगर 60 है, हम जानते हैं ये यहाँ पे लंब है, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो यहाँ पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है APB। तो APB मतलब 30 + 30, तो ये आ जाएगा कितना? 60 डिग्री आंसर आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। तो सभी लोग का 60 60 60 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 60 60 सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका 60 60 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगली सवाल का आंसर बताना भाई। अगले सवाल का आंसर बताओ सभी लोग फटाफट। अगले सवाल का आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। चलिए यहां देखो एक बात समझ, कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, ये एक आपका ठोस बेलन है, ये ठोस बेलन है, और बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रखा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रखा है। तो ये आपका R होता है, ये H होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R 21 आपका हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो ये 21/2 हो जाएगा। तो 21/2, और यहां पे हो जाएगा R + H 21/,
और हम लोग के अनुसार टोटल सरफेस एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सरफेस एरिया इतना। टोटल सरफेस एरिया में याद रखना इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, भाई मेरे जैसा लगता है कि अब स्लो कोई नहीं समझा पाएगा, इतना स्लो से तो कोई नहीं समझा पाएगा। इतना समझो, इतना स्लो समझा रहे हैं, इससे स्लो नहीं हो सकता है, ये आप समझिएगा। देखो यहां से अगर काटते हैं 7 या 21, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और देखो यहाँ पे यहां से 2 से 2 कट गया। अब देखो यहां से हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, और 11 से काटते हैं यहाँ पे 11 छक 11 11 हो गया, 44 आ गया, 11 तिया 33, और 33 एक मिनट 5 एक मिनट 11 का 11 आ गया 5 51, 11 44 44 आया 6 7 11 7 ये आ गया 100। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से जब ये कटेगा तो ये 49 हो जाएगा, और यहां से आ गया 21/2 प्लस एच 49/, एच का मान आ जाएगा 49 में से 21 जाएगा, 49 में से 21 जाएगा तो ये 8 आ गया, और यहां से 2 14 आ गया। हाइट कितना आ गया भाई, हाइट यहां पे 14 आ गया, तो आपको निकालना है वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर होता है, पाई नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बराबर होता है 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, एच 14 है, ये आ जाएगा। ये कट गया आपका 7 बार में, ये कट गया आपका 3 बार में, और ये कट गया आपका किस में 11 बार में। तो 11 तिया 33, सॉरी 7 तिया 21 से 21 गुना 21 हो जाएगा 441 गुना 11, तो हमको लगता है ये आंसर आपका, इसमें गुना करेंगे इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? सेट 71 का सॉल्यूशन कराइए सर, हाँ ठीक है करा देंगे मुकुल, टेंशन मत लो। तो ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? यहां से हमने एच निकाला और वॉल्यूम में चाहिए एच, तो एच यहां पुट कर दिए और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो यहां क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा से। अगर किसी भी त्रिभुज की अगर बात करें, किसी भी त्रिभुज का अगर ये कौन समद्विभाजक है ए बी सी डी, जो एडी जो है एंगल ए का कौन समद्विभाजक है, और जब कौन समद्विभाजक होता है एंगल, ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा है, कौन समद्विभाजक होता है तो ए बी और ए सी बटा, ए बी और ए सी का रेशियो हो जाएगा बी डी बटा डीसी का रेशियो होता है। ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर की बात किया गया। अब यहां से इंटरनल बाइसेक्टर की अगर बात करें तो यहां पे बोला गया कि एसी आपका 6 है और यहां पे ए बी आपका 4 है, बीपी 3 है, तो इसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं मेरे भाई कि यहां पे अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये आपका एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये थीटा और ये थीटा बराबर है, यहां दे रखा है ना, दे रखा है, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है, तो हम कहेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी 4 बटा ए सी 6 और बटा इसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स 3 और इसका, यहां से क्या हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब x बराबर आ जाएगा 9/2, मतलब 4.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 पॉइंट इज द राइट आंसर, 4.5 इसका सही आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टीज काम करता है, यहां पे ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज हमेशा काम करेगा। इसमें ये इंटरनल वाला बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं थे, ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं थे।
क्या कहाँ से क्वेश्चंस ला दिया पता नहीं, ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं था। नहीं नहीं, वही वही सेट है यहाँ पे, गलती से पता नहीं कहां से आ गया ये क्वेश्चंस। नंबर सवाल यहाँ पे ये कह रखा है, देखो यहाँ पे 9वां नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, आप लोग देख रहे होंगे त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी बोल रखा है, त्रिभुज एबीसी कर कि बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी को कहां तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया, ठीक है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ए सी डी इसको यहां से मिला दो, ए सी डी के एंगल की बात बोल रहा है, तो एंगल दिया हुआ है ए सी डी का 127 डिग्री। तो पूछ रहा है एबीसी का मान दे रखा है, एबीसी का मान दे रखा है कितना, 35। तो निकालना है आपको एंगल बीएसी, निकालना है बीएसी। एक बात समझिएगा, हम जानते हैं कि ये बाह्य कोण इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हुआ, इस त्रिभुज के लिए आपका ये बाह्य कोण हुआ, और जब ये बाह्य कोण हुआ तो बाह्य कोण इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये 35, तो ये भी आपका कितना होगा, तो ये आपका 127 माइनस 37 डिग्री होगा, है ना, 127 माइनस 35 डिग्री होगा, तो ये आपका 92 हो जाएगा। 92 मतलब ये आंसर 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो आप लोग टेस्ट दिए होंगे तो यहाँ क्वेश्चन ये रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और दे दिया है, नहीं चेंज नहीं किया था, ये लोग चेंज नहीं किया, यहाँ पे क्वेश्चन में तो चेंज किया लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं चेंज किया। ये क्वेश्चन को आराम से देख लेना, ये क्वेश्चन आपका नहीं था। अब कह रहा है कि क्वेश्चन 10 नंबर सवाल में यहां ये दे रखा है, कह रहा है कि एक ट्रेन, बात समझिएगा, एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है, एक नियत दूरी को समान गति से तय करती है। मान लीजिए ये दूरी आपका है और यहां से एक ट्रेन चलती है और एक नियत दूरी को एक ही समान चाल से तय करती है। ट्रेन की गति 10 किलोमीटर अधिक होती तो वह दूरी 2 घंटा कम पहले पहुंच जाती, परंतु यह ट्रेन की गति अगर कम होती तो 3 घंटा अधिक समय लेता। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, S इंटू S कितना ज्यादा है, S प्लस 10। पहला का चाल प्रारंभिक चाल S मानते हैं, अब चाल को बढ़ा दिया S प्लस 10 कर दिया, और नीचे चालों का अंतर मतलब वह 10, और समय का अंतर, समय कितना बोला है, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को कंपैरिजन दूसरे से करना है कि अगर वो चाल S था, अब कह रहा है चाल कम कर दिया गया, 10 किलोमीटर का कम कर दिया, तो S माइनस ये आपका 10 हो जाएगा, और यहां पे चालों का अंतर 10 और समय बोला गया है 3 अधिक समय का अंतर। ये भी डिस्टेंस यही इसी का है, ये भी डिस्टेंस इसी का है, दोनों को बराबर कर दिए। यहां से S निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, S से S कट गया। अब देखो ये 2S और ये 3S इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस S। 10 दिया 30 माइनस में, और 10 दूनी 20 उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, माइनस माइनस कैंसिल, तो S बराबर आ गया कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हुआ, आपका ये जो है यही आपका क्या हुआ, सामान्य चाल हुआ। ये फॉर्मूला होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला को यूज करेंगे तो सवाल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां से आगे देखो बहुत, अब क्या पूछ रहा है, यहां पे दूरी पूछ रहा है, तो किसी में S का वैल्यू पुट कर दो, S बराबर 50, इसी के सुन, किसी में ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो किसी में पुट कर दो। S यहां पे रखते हैं 50, और 50 10 कितना हुआ 60, और बटा कितना हुआ 10 गुना 2, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, मतलब ये आ गया 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई
इधर राइट आंसर। कोई दिक्कत है? 600 होगा भाई, कहां 300 होगा? इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी में पुट करो, ऑप्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। 600 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जब भी अगर बात करें, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला ये होता है। जब भी बात करें कि स्पीड को बढ़ा दिया, समय इतना कम लगा, फिर स्पीड को कम कर दिया, समय इतना लगे, तो इस फॉर्मूला को आप यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूला को आप एकदम यूज कर लेना, ठीक है, ठीक ना। ये फॉर्मूला को हमेशा यूज कर देना, सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 9 है, एक्स प्लस वाई 3 है, और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां देखो, यहां पे अगर हम 2 और 1 रखते हैं तो 3 होता है, यहां भी हम देखो 2 का क्यू और 1 का क्यू करते हैं तो देखो 9 हो जाता है। तो यहां भी हम 2 का स्क्वायर और यहां पे भी 1 का स्क्वायर रखेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आएगा? 5 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले, बहुत आसान सवाल थे। अगले सवाल की बात करते हैं। करेक्ट, त्रिभुजाकार प्रिज्म की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ये क्वेश्चंस नहीं था क्या? का क्वेश्चंस पुट कर दिया है, सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस आपका था आपके टेस्ट में था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यही क्वेश्चन दिया था, यही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझेंगे, टेस्ट में ये क्वेश्चन था ना कि वो क्वेश्चन था। तो करेक्ट, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि दो भुजा आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो भुजा बराबर होते हैं, दो भुजा वहां पे बराबर वाला का दिया हुआ है कि ये 10 है, ये भी 10 है, और नीचे बेस एक आपका जो 12 दिया हुआ है, ये आपका बेस दिया हुआ है 12। अब एक बात समझिएगा, इसको अगर यहां सिर से लंब अगर इसको डालते हैं तो लंब जब ये डालता है तो सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भाग में बांटता है। ये 10, ये 12 है तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 है, और ये कर्ण का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, ये कर्ण का काम कर रहा है 10 और ये 6, तो हम जानते हैं ये 8 होता है। ये जानते हैं ट्रिपलेट, हम जानते हैं 6, 8 और क्या होता है 10 होता है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, 48 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 48 इसका सही आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला यूज करके सवाल को बना देना है, ठीक है। आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का एरिया इंटू ऊंचाई। किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की अगर बात किया गया है, समचतुर्भुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी क्या बोलते हैं, रोम्बस, ये रोम्बस है, और रोम्बस के चारों भुजा जो होते हैं, चारों भुजा
4 साइड्स होते हैं और 4 साइड सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं। बोला गया कि एक विकर्ण आपका जो दिया है वो दिया है 48 और दूसरा विकर्ण नहीं पता है। हम जानते हैं मेरे भाई कि ये रोम्बस के जो भी डायगोनल होते हैं, रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट जो करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये 48 है तो ये आपका 24 हुआ और ये 24 हुआ तो ये भी आपका 24 हुआ क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपका भुजा दे रखा है 26, ये 26 दे रखा है। एक बात बताइए, ये ट्रायंगल बन गया। जब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये कर्ण की काम करने लगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस का काम करने लगा, तो ये 24 आपका मानते हैं परपेंडिकुलर का काम करने लगा तो ये बेस हो जाएगा। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट आपका 10 24 10 24 26 होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 10। तो ये 10 तो ये भी 10 होगा क्योंकि डायगोनल इंटरनली बाइसेक्ट करता है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया पूछ रहा है। एरिया बराबर होता है हाफ इंटू d1। d1 मतलब टोटल आपका डायगोनल, पहला डायगोनल ये 48 और दूसरा डायगोनल 10 10 20। बहुत आसान सवाल थे। अगर इसको आप नहीं जानते, ये अगर ट्रिपलेट आप नहीं जानते तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता और सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वहां से ही कर दिया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे समझिएगा यहां क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिएगा, इस चीजों को समझिएगा। कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है तो वो कृपया करके बताएंगे, कमेंट करेंगे। कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है तो वो कृपया करके कमेंट करेंगे, आंसर इसका बताएंगे। देखो यहां पे एक हम बनाते हैं, इसको क्या किया है, ये मान लेते हैं कि डायगोनल टाइप का है। इसको क्या किया, इस तरीके से काट दिया और इस तरीके से भी काट दिया और इस तरीके से भी काट दिया। मतलब इसको कर दिया 4 भाग। चलिए इस तरह से हम बना देते हैं फिगर। तो आपको क्लियरेशन पता होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर क्या कहना चाह रहा है वो चीज पता होना चाहिए। ये आपका क्या हुआ कि इधर से कट किया, यहां पे बोला ना कि ये 100 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। आकार के किसी घना को 3 कट काटा है। एक कट इधर से काटा, ऊपर से कट किया है, ठीक है, और एक कट यहां से कट किया है और एक कट इस तरीके से बीच से किया है। ठीक है, 3 कट किया गया है। जैसे देखो यहां पे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स से घनाभ है, ये घनाभ है। इसको क्या किया है, इस तरह से रखा हुआ है, तो इसको इधर से भी कट किया गया है, इस तरीके से भी कट किया गया है और इस तरीके से भी कट किया गया। 3 प्रकार के घन को कट किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या किया, इसको कट किया गया है और कट करने के बाद देखा गया, कट करने के बाद देखा गया कि यहां से एक बात समझिए, इसको कट 4 प्रकार का कट किया गया और आधा आधा कट किया गया। तो यहां लेंथ जो हो जाएगा आपका कितना टुकड़ा होगा, तो इसका 8 टुकड़ा होगा, इसका 8 टुकड़ा होगा। और 8 टुकड़ा में अगर हम 8 टुकड़ा के छोटा टुकड़ा का अगर लंबाई लेंगे तो लंबाई आधा कट किया आधा, तो ये पूरा 100 था, तो आधा का लंबाई हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50। चौड़ाई कितना होगा इसका 40 और ऊंचाई कितना होगा, क्योंकि इस तरह से भी कट गया
तो ये भी 30 हो जाएगा। तो एक का अगर हम यहाँ पे बोला गया कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना 8 का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक का निकाल लो, उसमें से 8 गुना कर दो। अगर एक टुकड़े का निकालते हैं, इसमें से एक टुकड़े का अगर हम निकालते हैं, तो एक टुकड़े का अगर निकालने की बात करते हैं, एक टुकड़े में यहाँ पे ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, तो एक टुकड़े का निकालते हैं 2 इंटू एल इंटू बी, तो ये आ गया आपका कितना 5 चौक 20 2000, और यहां से करेंगे 4 तिया 12 1200, और यहां करेंगे 5 तिया 1500, ये आपका 1500 आ गया। और इस तरीके से कितना बार होगा, 8 बार गुना कर दो, क्योंकि इस तरीके से 8 टुकड़ा कटेगा, एक टुकड़े का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और 8 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 से गुना कर देंगे, तो यही आंसर आ गया 2000 और 1500 3500, 3500 और 1200 आपका 4700 आ गया, और गुना 8 करेंगे, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो 94, 8 चौक 32, ये आ गया 94, तो 8 चौक 32 2 और 9 अठी 72, तो 75,200 ऑप्शन नंबर डी, 75,200 ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, यही आंसर आ रहा है। पूरा क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। अच्छा ठीक है, फोन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से इसको कट किया गया है। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे, क्वेश्चंस पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। नहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे कैमरा में। पंद्रह नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है प्रॉफिट लॉस का। देखो यहां क्या कर रहा है, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़े को और एक ऊंट दोनों मिलाकर इतना में खरीदा था, तो खरीदा उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, तो घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हॉर्स को वो क्या किया 25% लाभ पर बेचा, तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1 क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 1। चलिए अब नहीं कट रहा होगा, अब ठीक होगा। हाँ चलो देखो यहाँ पे गांव में यहां कह रहा है कि गांव में हॉर्स को 4 में खरीदा था, और कह रहा है इसको लाभ पर बेचा, तो 4 में खरीदा था, एक लाभ पर बेचा, तो 5 में इसको बेच दिया, ठीक है 5 में बेच दिया। क्लियर है, ये सीपी था और ये एसपी था। अब बात करें यहां पे किसकी बात करें, ऊंट की बात करें, कैमल की बात करें, तो इसको बोला गया है कि 20% हानि पर बेच दिया, तो 20% हानि को मतलब 1/5, मतलब 5 में खरीदा था, इसको 4 में बेच दिया, 5 में खरीदा था और 4 में क्या किया बेच दिया। अब बात समझो यहां क्या कहना चाह रहा है, अब यहां पे बात समझो, करे यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता होता, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेच रहा है, इसका मतलब ये 5 है ये 4 है, ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहां पे 4 गुना कर देंगे और यहां 5 गुना कर देंगे, यहां 4 तो यहां भी 4 गुना कर देंगे, यहां 5 तो यहां भी 5 गुना कर देंगे, क्योंकि यहां पे विक्रय मूल्य दोनों का बोला गया है सेम होना चाहिए, दोनों का विक्रय मूल्य कह रहा है दोनों का सेम है, तो यहां से हम क्या कर दिए इसका विक्रय मूल्य, देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहां भी आपका देखिए 20 हो रहा है, यहां भी 20 हो रहा है, तो यहां पे आ गया कितना 16, और यहां आ गया 25। तो एक बात समझिएगा कि ये खरीदा गया था, और खरीदा गया था टोटल 51,250 रुपया में खरीदा था, और टोटल यहां खरीदा था कितना में, टोटल सीपी देखो हॉर्स का और कैमल का 41 यूनिट बराबर इतना निकालना है। दोनों में सस्ते में कौन खरीदा था, तो सस्ते में आपका 16 रुपया में खरीदा था, कैमल हॉर्स को खरीदा था, तो यहां से काट दो और काट के आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में ना, तो 16 आंसर हो जाएगा आपका, देख लेना 2000 आ जाएगा, 2000 मतलब 20,000 ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक 20,000 होगा, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, तो ये सब अपना सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20,000 इज द राइट आंसर। इस बात को समझे कि नहीं कि यहाँ पे एसपी को क्या बोला है, एसपी को बोला है सेम होने के लिए, एसपी को जब सेम होना है तो ये दोनों को बराबर कर दिए। अगर कहता सीपी को सेम होना तो सीपी को ये सेम कर देते, एसपी को यहाँ पे सेम कर देते, ठीक है। एसपी बोला गया तो इसलिए
सेम कर दिए और आंसर आपका इतना आ गया। ठीक है, आप कर लेना। ये भी सवाल क्वेश्चंस में नहीं था, इसके जगह पर क्वेश्चंस कुछ और था, क्या ये लोग करके रखा है पता नहीं। सोलह नंबर सवाल में कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, है ना, यहां पे दिया हुआ है कि एक शंक्वा है, कार है, और इसकी आधार की परिधि, ये आर है, इसकी आधार की परिधि दिया हुआ है 44 इसकी आधार की परिधि की अगर बात करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये आधार की परिधि होता है। आधार की परिधि यहां दे रखा है 66, ये कट गया आपका 3 बार में, आर बराबर हो गया 21/, तो यहां पूछ क्या रहा है, यहां पूछ रहा है तंबू बनाने में उपयोग किए गए कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब यहां पे आपको निकालना है इसमें कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल यहां निकालना है, तो कैनवास का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो यहां ध्यान रखिएगा, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है तो आर बराबर आ गया 21/2। कैनवास मतलब ये कर्व सतह, जो कैनवास आप बनता है, ये आपका कह रहा है कि इस तरीके से जो बनता है, ये आपका तंबू देखते हो, तंबू बनता है, तंबू का कपड़ा, तंबू कैसे बनता है, इस तरह गोलाकार टाइप का होता है, तो उसी कैनवास का क्षेत्रफल। इसमें आपको चाहिए किसका मान, एल का भी मान, एल का भी मान चाहिए। एच कितना दिया हुआ है, एच आपका 36 दिया हुआ है, ये 36, ये इतना, एल बराबर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1296 और ये आ जाएगा 441। यहां से इसको एल की अगर बात करें तो ये गुणा करेंगे, गुणा करके निकालेंगे, तो ये आपका सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा 56/25 आ जाएगा। इसको जब रूट निकालेंगे तो ये आपका आ गया रूट 8×7=56, 75/2 आ गया, ये आ गया आपका एल का मान आ गया 75/2। हाँ, पाई आर एल होता है, तो कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है ना, तो पाई आर एल, तो आर का मान दिया है, एच का मान दिया है, तो एल का मान निकालेंगे, तो यहाँ आपका निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल, तो यहाँ से कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसको कर देंगे 22/7। आर का मान कितना है, 21/2 इंटू आपका ये एल का मान है 75/, ये 7×21 और ये कट जाएगा 11। यहां से आ गया 5×15, 5 और 7×21, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख लेना इतना आ जाएगा, आप इसको कर लेना, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेटरल आपको निकालना पड़ा, लेटरल हम निकाल दिए, लेटरल यहां निकाल दिए। कैनवास का क्षेत्रफल मतलब होता है यहाँ पे पाई आर एल निकालना है, तो पाई पता है 22/7, आर यहाँ पता है, एल यहाँ से निकाल दिए और ये 75/2 आ गया, तो ये आंसर आपको निकाल दिए और ये आंसर सॉल्व कर, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करें, अगले सवाल पे इसकी माध्यिका ज्ञात करें, इसकी माध्यिका ज्ञात करने की बात कर रहा है, माध्यिका, तो माध्यिका देखो कैसे निकलेगा। माध्यिका मतलब हम जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जब ये 8 है मेरे भाई, तो हम जानते हैं इसकी जो मीडियंस होती है, हम क्या करते हैं 8/2वां पद, अगर ये n इवन रहता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, nवां पद, n का n/2वां पद, n/2 + 1 पद, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2,
बटा ये आ गया कितना 4 और ये आ गया 5वां पद बटा। तो यहां से देखना है तो मीडियन में हम लोग देख लिए कि यहां पे चौथा और 5वां पद जो होगा ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसको लिखेंगे नहीं, बस यहां पे हम लोग देख लेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहला ये आपका फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये आपका चौथा हुआ। ये लेना है चौथा टर्म मतलब 35 प्लस और आपका 7वां टर्म 5वां टर्म लेना, ये 5वां ये टर्म हो गया। तो 45/2 करेंगे तो 80 बटा यहाँ पे आ गया कितना 40। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग का 40 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 40 इज द राइट आंसर, 40 इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई। मीडियन का होता है nवां पद और nवां बाय +1 पद होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD समांतर है। एक समलंब चतुर्भुज है आपका यहां पे बोला गया कि A, B, C और D ये दोनों बोला गया समानांतर है। जो लाइन लाइन का है बस लिखते चल जाइए। उसके बाद बोला है कि AB जो है वो 4 है। AB बोला है 4 है। AB क्या बोला है? ये 4 है। सॉरी यहां पे क्वेश्चन आपका गलत है, थोड़ा सा रॉन्ग नहीं है, मतलब इस तरीके से दिया हुआ है। AB जो है CD का चौथा भाग है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB बाय CD जो है 4 मतलब AB आपका 4 के रेशियो में है, तो ये आपका 1 के रेशियो में। ठीक है, अब कह रहा है समलंब के विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है यहां पे O पर प्रतिच्छेद, O पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर। तो त्रिभुज DOC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABO ये वाला त्रिभुज को निकालना है। त्रिभुज DOC बटा त्रिभुज AOB बहुत आसान है भाई। हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज शीर्षाभिमुख कौन से है ना, ये दोनों त्रिभुज शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों बराबर होंगे। अगर दो कोई समांतर भुजा होता है और कोई तिर्यक रेखा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो हम कहेंगे ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये जब एंगल और ये एंगल बराबर है तो कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा। त्रिभुज DOC समरूप होगा त्रिभुज AOB। क्यों? क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपका एकांतर अंतःकोण है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये भी कह सकते हैं ये एंगल भी बराबर होगा। जब एंगल बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज भी बराबर होगा, और जब दोनों त्रिभुज बराबर होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हम कहेंगे कि इसका एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा इसके भुजा के करस्पॉन्डिंग भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो छोटे त्रिभुज का आपका देखिए बेस क्या है 1 का स्क्वायर, और बड़े त्रिभुज का क्या है बेस 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/16, इसका रेशियो आ जाएगा 1:16 इज द राइट आंसर पर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का सी आ रहा है। ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन से ये दोनों ट्रांसवर्सल एंगल से ये दोनों आपका क्या है बराबर है। और यहां पे कहेंगे ट्रांसवर्सल शीर्षाभिमुख कौन से, और ये एकांतर अंतर कौन से, ये एकांतर अंतर कौन से बोलेंगे बराबर है, और ये भी एकांतर कौन से बराबर है। तो ये जब एंगल बराबर है तो कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे, और त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उसके एरिया जो होंगे इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड उसका छोटा आपका भुजा बेस 1 का स्क्वायर, इसके बेस में आपका 4 का स्क्वायर कर दिए, तो 1:16 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर आएगा। यहां देखो सवाल को कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा। यहां पे सवाल को हम लोग करेंगे, इस बात को समझिएगा, क्या हम इसको 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या इसको 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
तो यहां से 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर और डॉट 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 हम 30 का स्क्वायर तक ले सकते हैं। बोलिएगा जी हाँ सर ले सकते हैं, ले सकते हैं। एक बात बताओ कि ये अपने मन से यहां पे ऐड किए हैं और लेना आपको तो यहां से यहां तक है, 14 का स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक आपको सम करना है। तो एक काम करते हैं, सभी में यहां पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें कि नहीं, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर डॉट डॉट ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 15 का स्क्वायर हो गया कि नहीं भाई। आज जब ये चीज हो गया मेरे दोस्त, तो हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहां यूज कर दो मेरे भाई, यही फॉर्मूला यूज कर दो। तो यहां से लेकर यहां तक पहले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो n बराबर यहां 15 मान लिए, तो 15 गुना n प्लस 1 ये 16 आ गया और 2n प्लस 1 ये 31 आ गया और बटा 6 आ गया। लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई, ये 1 से लेकर 15 तक, लेकिन आपको यहां से यहां तक घटाना पड़ेगा क्योंकि ये अपने मन से लिए हैं, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर तक अपने मन से लिए हैं, तो इसको घटा देंगे। ये पूरे में से इसको अगर घटा देंगे तो ये वाला पूरा पता चल पाएगा, ये वाला पूरा पता चल पाएगा। तो इसको आप 6 मान लेते हैं n, तो 6 गुना 13 बटा, और इसको किससे गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 से। ठीक है, सिंपल सा। अब यहां पे काट दो, 5 दिया, यहां से आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 कहें 4, 4 तिया 12 और 13 सत्ती 91, 4 गुना 10 में से गया 9 और यहाँ पे आ गया 13, 13 में से 9 गया 4 और 2 1, 9 चौक 36 और 11 चौक 44, ये आंसर आ जाएगा 3596, 4596 इसका सही आंसर। क्लियर है यहां तक? बोलो कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? ये भी क्वेश्चन नहीं था। इसके जगह पर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो पता नहीं क्या 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 दिया है, समझ में नहीं आता है लोग को। क्वेश्चन कुछ और दे दिया है, कहीं ऑनलाइन में कुछ और, ऑफलाइन में कुछ और यहाँ पे बना कुछ और दिया। एक सम पिरामिड का आयतन दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आधार इसका जो है आधार इसका त्रिकोण है, जिसकी भुजा दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। पिरामिड इसकी ऊंचाई निकालना है। पिरामिड की ऊंचाई निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 20, 15, 12 और डी में वही इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, यही दिया हुआ है और ज्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो देखो एक पिरामिड है और पिरामिड का यहां पे अगर बात किया जाए, पिरामिड का यहां पे अगर बात किया जाए, जो पिरामिड है, पिरामिड का आयतन की अगर बात किया गया है, आयतन इतना दे रखा है। तो पिरामिड का जो आयतन हम लोग के अनुसार, ये त्रिकोण है जिसकी भुजा 6 है। त्रिकोण मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये 6 है, ये भी 6, ये भी 6। हम जानते हैं जब ये त्रिकोण है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो आयतन होता है, वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हम लोग के अनुसार इतना होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ये 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आधार का क्षेत्रफल एक समबाहु है, समबाहु का क्षेत्रफल होता है 1√3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा होगा 6 का स्क्वायर इंटू हाइट, और ये दे रखा है कितना, 45। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है।
6 छक 36, ये 9 9 बार में और 9 पचे 45, तो h बराबर हो गया कितना सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ सम पिरामिड दिया हुआ है, सम पिरामिड दिया, राइट, पिरामिड का आयतन दे रखा है, उसका आधार त्रिकोण है, जबकि प्रत्येक भुजा आपका 6 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको निकालना है और ये आप निकाल दिए, 15 इसका आंसर आ गया। तो ये भी आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल को बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे एक बात समझो, एक फॉर्मूला आपको जानते हैं कि एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब जब ये फॉर्मूला आप जानते होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया 11, एलसीएम का मतलब वहीं एलसीएम ही लिख देते हैं, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दोनों संख्या कुछ अलग अलग हुआ, लेकिन इसका मल्टीप्लाई दे रखा है 720 दिया 6 दिया हुआ है, तो इसको काट दो। कितना बार में काटेंगे? 6 बार में 6 बार। एलसीएम आ गया कितना? 66 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। इसमें 66, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत था नहीं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार आने वाली संख्याओं का योग 10 है। 2 बार जब फेंका जाता है, तो पासा जब 2 बार फेंका जाता है तो क्या क्या आएगा, कंडीशन क्या क्या होगा? जब 2 बार पासा फेंकेगा तो एक में आ सकता है 6-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4-6 हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है, ये 3 पॉसिबिलिटी बनता है। और इसमें कह रहा है कि कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो टोटल देखो यहाँ पे 3 बार आपका 3 बन सकता है प्रोबेबिलिटी, 3 प्रोबेबिलिटी बन सकता है। योगफल 10 होने की बात करें, लेकिन एक कह रहा है कि ओनली एक में आपका एक पासा में 5 आना अनिवार्य है, तो एक ही संख्या आपका 5 है, तो 5 एक ही संख्या में टोटल 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। आंसर आपका आ गया 1/3 इज द राइट आंसर। इसका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इस बात को समझ लेना। ठीक है, क्योंकि पासा को जब फेंका गया, एक बार पासा फेंके जाएगा तो मतलब 6-4 हो सकता है, फिर पासा फेंकेंगे 5-5 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 4-6 पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी हुआ। और 3 पॉसिबिलिटी कह रहा है कि कम से कम एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये दोनों में तो 5 नहीं आया, तो 5 किस में आया? तो 5 किस में आया? तो डायरेक्ट 1/3 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखो फॉर्मूला होता है, यदि किसी विशेष डाटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक, तो देखो यहाँ पे मीडियन और मॉड बराबर होता है मीन होता है। अब देखो यहाँ पे मोड का यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15, और माध्यिका दिया हुआ आपका कितना? माध्यिका दिया हुआ है कितना? 12, तो 12 दिया कितना? 36, और ये आपका ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 17, 21 माइनस में आएगा, इधर आपका आ गया माइनस माइनस कट गया, तो ये आपका 21/2 हो जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन साइंस सर वाले नमस्ते। अब कह रहा है यहाँ पे कि एक रेखा है, बात समझिएगा, एक रेखा है, ये आपका 4x माइनस, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सेटिस्फाई करना है ऑप्शन से। ये एक रेखा है और एक बिंदु यहाँ पे है, और इस पे एक परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है 2/3। तो कह रहे इस बिंदु का यहाँ पे अगर मान लेते हैं x और y, या तो यहाँ पे कुछ मान लो, यहाँ मान लेते हैं ये अल्फा और बीटा यहाँ पे रहता कोऑर्डिनेट। अब बताओ इस कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अगर इस ये लाइन है और लाइन पे एक लंब खींचा गया है, और इस लंब यहाँ इस बिंदु से खींचा गया है, तो यहाँ पे इस बिंदु पर जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा,
ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो वैल्यू एक्स वाई का आएगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यही वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये वैल्यू देख लो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन, ई इज द राइट आंसर। यहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है, ये अल्फा और बीटा का मान है। जब इस लाइन में कोई भी बिंदु अगर दिया, ये बिंदु और इस बिंदु का अगर कोई भी मान होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हर हाल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेटिस्फाई, आपका कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब आंसर आपका हो जाएगा क्या, ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो स्लोप से निकाल सकते हैं तो इसको उतना दिमाग, यहाँ ऑप्शन में है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उतना समय लॉस नहीं करना है, फटाफट यहां से देख लेंगे, ऑप्शन से ही देखने को मिल रहा है कि कोई भी काट नहीं करेगा। एक बात समझिएगा कि यहां पे एक बिंदु है ए और बी, एक बिंदु है ए और बी, और यहां पे एक पी रेखाखंड है, मतलब पी टुकड़ा है, इसको एक टुकड़ा में विभाजित किया गया, और ये के रेशियो आपको 1 में बांटा गया है, और ये x1, ये y1, और ये x2, और ये कितना है y2 है। अब जानते हैं आप लोग इंटरसेक्शन फॉर्मूला से, इंटरसेक्शन फॉर्मूला से आप जानते हैं, है ना, इंटरसेक्शन फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं कि इसको k गुना ये करते हैं x2। देखो यहां से k x2 यहां पे इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन काट दो, ठीक है। उसके बाद देखो kx, अब देखो यहां पे, अब बटा में क्या होता है, बटा में माइनस भी हो सकता है, इंटरनल इंटरसेक्शन हो सकता है, बाहर भी इंटरसेक्शन हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो k-1 या k+1 दोनों जगह देखो, यहां भी ये नहीं होगा, ये +1 k+1 है, ठीक है। अब बताओ यहां y से जब गुना होगा, तो देखो y से जब गुना होगा तो ये 1 इसके साथ गुना होगा y1, और ये इसके साथ होगा y2। यहां पे देखो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका k जो होगा y1 से जो गुना होगा, तो y1 से गुना होगा, तो यहाँ k नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तीनों ऑप्शन गलत है, और तीनों ऑप्शन में आंसर आपका हो गया क्या, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात समझे कि नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां से ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, ई इसका सही आंसर हो गया। देख लीजिए इंटरसेक्शन फॉर्मूला में आप ये तय नहीं कर सकते कि ये इंटरनल हो रहा है कि बाहर हो रहा है, ठीक है। कि साधारण ब्याज के निवेश में कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। देखो यहाँ पे कोई धन 1 रुपया था और यहां पे हो गया 3 गुना। इसका कहने का मतलब हुआ कि 2 ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला, और 2 ब्याज कितने साल में मिला, करा कि 8 वर्ष में मिला। कितने सालों में मिला, 8 सालों में मिला। अब देखो यहां कह रहा है 8 सालों में 2 ब्याज मिला है, तो कह रहा है 12 साल में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा कि 12 साल में इसको ब्याज कितना मिला, तो 12 साल में ब्याज मिलने की अगर बात करें तो देखो यहां से कितना गुना किया होगा तो 12 साल आया होगा। तो 8 में देखो कितना गुना किया होगा, तो 3/2 गुना किया होगा, तो ये 12 वर्ष आया होगा। इसका मतलब 3/2, इसका 3/2 किया होगा तो 12 आया होगा, इसका 3/2 करते हैं तो ये आपका 3 ब्याज आया होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब 3 ब्याज हुआ, 1 मूलधन हुआ, 3 ब्याज हुआ, तो हो गया कितना, 4। मतलब हम कहेंगे कि 12 साल में कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका सही उत्तर हो गया 4 गुना, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है भाई। सी इसका सही आंसर हो गया, 4 गुना इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्या इस बात को समझ पाए कि 8 वर्ष में 2 ब्याज मिल रहा है, तो 12 साल में 3 ब्याज मिल रहा है। कैसे, 8 से 12 होने के लिए 3/2 गुना होना पड़ा, तो ब्याज को भी 3/2 गुना होना पड़ा, ब्याज को भी 3/2 गुना होना पड़ा, तो 3 ब्याज मिल रहा है, 4 गुना हो गया। चलिए सवाल बनाइएगा, चलिए बताइएगा 26 का सी, चलिए 26 का सी बोलो, 27 का नहीं। इसमें देखो क्या करना है, या तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डी रखेंगे तो दोनों पे सेम हो जाएगा। इसको बेसिक करते हैं, देखो
देखो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात समझिए कि 1 ये कॉस में सभी को कॉस कॉस और साइन में चेंज कर दो, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और माइनस यहां पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन। ये भी लिखा जाएगा साइन थीटा और प्लस, और इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे बराबर के। देखो ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये गुना में देखो यहां से एक बात समझिएगा, इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहां भी बच जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि यहां भी साइन यहां भी साइन यहां भी साइन, तो एलसीएम साइन होगा तो ऊपर ऊपर अपना जोड़ जाएगा और घट जाएगा। तो एक बात समझिएगा कि यहां पे बेस और बेस सेम है तो रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका हो गया यहां पे कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर वहां दिया है 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, 1 1 1 यहां कॉमन है तो आर बराबर आपका क्या आ गया कॉस थीटा, डायरेक्ट ही लिख देंगे आर बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इसका सही आंसर होगा आर बराबर कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आर बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर डायरेक्ट ये कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 1 और ये 1 1 दोनों जगह कंपेरिजन कर दो, आर बराबर ये क्या होगा कॉस थीटा। चतुर्भुज यहां पे दिया हुआ है, ये एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज का नाम है पी क्यू आर, करा कि आर एम क्यू एस पे लंब है, आर एम क्यू एस मान लो इस तरह से, आर एम जो है लंब है किस पे क्यू एस पे, पी एन लंब है क्यू एस पे, मतलब ये भी लंब है आपका, और क्यू एस का जो मान है, क्यू एस का मान दे रखा है टोटल 6, और यदि आर एम का मान दे रखा है 3 और पी एन का मान दे रखा है 2, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बनता है, ये आपको दो त्रिभुज डिवाइड करता है, क्यू एस दो त्रिभुज डिवाइड करता है, एक ये और तो दो त्रिभुज अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पे एरिया निकालना है पूरे का, चतुर्भुज का एरिया, इसको बेस मान लो, और हाइट आपका ये हो गया कितना प्लस, इसको बेस मान लो, और इधर हाइट कितना है, यहां से दो से दो कट गया, ये 3 से कट गया, तो 6 और 3 तिया 9 6 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल थे और ये बन गए, आसान सवाल थे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। करा तीन संख्याओं के एक समुच्चय में, तीन संख्या एक समुच्चय मान लिया एक्स वाई जेड, कुछ मान लिए आपको जो मन करे मान लो एबीसी या एक्स वाई जेड मान ली, पहली दो संख्याओं का औसत 7, पहली दो संख्याओं का औसत अगर 7 है तो योगफल कितना हो जाएगा भाई 14, क्योंकि औसत को जब नंबर से गुणा करते हैं तो योगफल आ जाता है। ठीक बोला गया। अंतिम दो संख्याओं का 10 है, तो अंतिम दो संख्याओं का अगर 10 की बात करें तो ये आपका 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का 14 दिया हुआ है, पहली और अंतिम संख्याओं का एवरेज अगर 14 दिया है तो इसका योगफल हो जाएगा कितना 28। निकालना इन तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब इन तीनों संख्याओं का औसत मतलब एक्स वाई जेड का एवरेज निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 करना है इसी का। तो देखिए यहां से आ जाएगा कितना, जोड़ेंगे सभी को जोड़ेंगे, 2x है 2y है 2z है, तो ये आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो यहां पे अगर 8 4 12 ये आ जाएगा कितना x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो हमको चाहिए एवरेज, तो हमको एवरेज चाहिए, तो एवरेज यहाँ पे इसका योगफल 31 आया और बटा 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आसान सवाल थे और ये बन गए। ठीक है, आसान सवाल थे और बहुत आसान सवाल यहाँ पे क्लियर हो। करे यदि यहाँ कुछ सवाल पूछा, बहुत ही इजी सवाल है, करे यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना दे रखा है, मतलब एनवा टर्म जो है, एनवा टर्म दे रखा है कितना
8n-2 दे रखा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सातवां टर्म क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है n बराबर यहाँ सातवां टर्म, तो यहां से आ जाएगा 8 गुना 7 माइनस 2, 8 7 56 माइनस 2 मतलब 54। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका सही आंसर आएगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, आसान सवाल थे, ये आसान सवाल थे, बहुत आसान सवाल थे। एनवां टर्म ये दिया है, तो यहाँ सातवां टर्म क्या होगा, तो यहाँ n बराबर 7, तो n बराबर यहाँ 7 पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही है। क्लियर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां बोला कि माध्यिका जो है आरोही क्रम में इसको सजाया गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। ठीक है, ये अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और यहां पे बोला गया है इसका माध्यिका आपका दे रखा है, माध्यिका दे रखा है कितना 60। हम लोग के अनुसार देखिए माध्यिका कितना 1 2 3 4 5 6 10, यहाँ पे 10 है, मतलब 10/2 और 10/2 प्लस 1 बटा कितना इक्वल टू कितना 63। यहां से अगर काटेंगे तो ये 5, यहाँ काटेंगे 5, मतलब यहाँ पे पांचवा टर्म और इसका छठा टर्म बटा 2 इक्वल टू 63। तो पांचवा टर्म देखना है, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म ये, छठा टर्म ये दोनों को जोड़ दीजिए, x और x 2x, दो खत्म हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा 62। इधर राइट आंसर। आसान सवाल थे, ये भी आसान सवाल थे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। माध्यिका मीडियंस के बारे में आप जानते हैं, है ना, ये क्लियर हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची ने 20% मतदाता ने मत नहीं किया और 80% मतदाता ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिया। ये 80% दिया होता तो हम 100 मान के बनाते, लेकिन ये 80 आपका कंफर्म वैल्यू हो गया, इसलिए मतदाता सूची में टोटल हम मानते हैं कितना, ये 100x टोटल वोट था। x मानना पड़ेगा, कंफर्म वैल्यू मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ क्या है 80 आपका कंफर्म दे दिया है, परसेंटेज दिया होता तो हम 100 मान के ही बनाते, लेकिन वहां पे 80 मतदाता दे दिया है, यहाँ पे हम 100x मान के बनाएंगे। 20% मतदाता ने मत नहीं दिया, नहीं दिया 20, तो दिया कितना क्या है x 80x। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार सॉरी और क्या बोल दिया, और 80 मतदाताओं ने अपना मत खाली छोड़ दिया। जितना कह रहा है कि जो दिया था जितना वोट उसमें भरा और कुछ खाली छोड़ दिया, तो खाली कितना छोड़ा, मतलब यहां पे बोला खाली छोड़ दिया, मतलब 80x टोटल वोट था, इसमें से खाली छोड़ दिया कितना 80, ये खाली 80 छोड़ दिया, तो भरा कितना टोटल 80x ने वोट दिया था उसमें से 80 खाली छोड़ दिया, तो ये 80 आपका भरा होगा। इस बात को समझिएगा। ठीक है, खाली बोला कितना, अरे इतना लोग वोट दिया तो वोट देने गया, लेकिन खाली कुछ ने खाली छोड़ दिया, कुछ भरा उसको नहीं, सिर्फ ऐसे ही डाल दिया, तो 80 लोग खाली छोड़ दिया, तो भरा कितना 80x में से 80। और क्या बोला गया, तो मतदाता तो कह रहा है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में से दर्ज कुल मतदाता कितना परसेंट लाया, तो अब इसी से लाएगा विजेता और हारने वाला। एक बात बताओ, जो विजेता उम्मीदवार थे टोटल वोट का करा कि 45%, कुल जितना वोट था उसका, कुल मतदाता सूची का उसका 45%, तो ये 45x लाया है, लेकिन वोट आपका टोटल दिया कितना है, इतना ही वोट पड़ा है, इसी वोट जो भरा हुआ इसी खाली परसेंटेज निकाल दिया इससे, लेकिन वोट तो यहीं से काउंटिंग होगा, ये परसेंटेज निकालने में आसान था इसलिए परसेंटेज यहां से निकाल दिया, वोट तो यहीं से होगा, तो 80x में से 45 घटा देंगे, ये 35x माइनस सी, हारने वाला मिला और विजेता उम्मीदवार को इतना वोट मिला, तो कह रहे विजेता उम्मीदवार जो है इतना मतों से मत अधिक मिले, मतलब किससे मिले, हारने वाले से 280 मत अधिक मिले, इन दोनों का अंतर से इसको घटाएंगे, ये 10x प्लस 80 और इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू हो जाएगा आपका 80, मतलब ये 20 आ गया। तो निकालना क्या है, निकालना है पूछ क्या रहा है,
मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे, तो एक्स की वैल्यू आपका 20 आया है, आ जाएगा आपका कितना 2000 पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सी सही आंसर हो गया, आप देख लेंगे। बहुत आसान सवाल था, लेकिन बस ये लैंग्वेज को समझना था। इसके लैंग्वेज को अगर समझ पाएंगे तो आप सवाल आराम से बना देंगे, क्योंकि टोटल 100 एक्स आपका मतदाता सूची वोट था, 20 पर एक्स नहीं दिया था, दिया कितना 80 एक्स। अब जितने लोग दिया था उसमें 80 खाली छोड़ दिया, तो 80 लोग खाली छोड़ दिया तो भरा कितना 80 एक्स में से वाला खाली वाला घटा देंगे, इतना भर जाएगा। विजेता उम्मीदवार, टोटल वोट जो विजेता जो उम्मीदवार जो सूची था उससे 45% एक्स लाया विजेता, तो ये 45 एक्स। तो हारने वाला क्या लाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा वो हारने वाला लाएगा। तो कह रहे विजेता उम्मीदवार इससे 280 वोट से ज्यादा लाया है, इन दोनों का अंतर 280 होगा, एक्स बराबर मतदाता सूची का निकालना है तो मतदाता सूची। ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं। ए एक न्यून कौन है, ए एक न्यून कौन है, कॉट ए प्लस कोशेक ए इक्वल टू 3। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले कोशेक ए प्लस कॉट ए 3। एक याद कीजिए, हम बता एक चीज आइडेंटिटी आप जानते हैं, कोशेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1, और हम जानते हैं भाई कोशेक ए अब एक बात बताइए, निगेटिव वाला है, कोशेक ए माइनस कॉट ए 1/, ये इधर चल जाएगा बटा में, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब देखो इक्वेशन ये एक बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉट और कॉट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक ए इक्वल टू आपका 3 प्लस, तो कोसेक ए का मान आ गया 3 3 9 1 10, तो ये आ गया कि 3 3 9 10, 10 बटा 3 गुना, ये आ गया 5 बटा। जब ये 5/3 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखो आराम से, ये ए है, तो यहाँ पे आ गया 5/3, कहने का मतलब ये 5 हो गया, 3 हो गया, तो 4 हो गया। निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का निकालना है, कॉस ए हो जाएगा आपका कितना 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आसान है। ठीक है, चंदन इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, ये आपका पेड कोर्स है तो इसका पीडीएफ कभी नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा। ठीक ना, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, ये बेहतरीन सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। कहा कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, प्रतिदिन सभी लोग 10 घंटे कार्य करते हैं, और कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः वह 24 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए 24 दिन और ये 30 दिन, हर दिन सब लोग 10 घंटे काम करते हैं। यहां से पहले टोटल वर्क निकाल, 120 5, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में ये 5 मिनट काम करता है। हम कह रहे हैं कि एक दिन में 10 घंटे काम करे, तो 10 घंटे में ए एक दिन का कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट, और बी 10 घंटे में एक दिन का यूनिट, एक दिन में 10 घंटे का यूनिट कितना आएगा। तो यहां क्या बोला कि यहां से सवाल को समझिए, कार्य 2 पालियों में किया जाना है, सुबह की 6 पाली 6 घंटे और शाम की पाली 4 घंटे। ठीक है, 2 घंटे में पाली को काम किया जाता है, सुबह की पाली 6 और शाम की पाली 4 घंटे में। पहले दिन ए सुबह काम करता है, दूसरे दिन बी आपका पहले दिन सुबह काम करता है और बी शाम को कार्य करता है, बी शाम को कार्य करता है। अब दूसरे दिन फिर ये पलट जाता है, मतलब ये 6 दिन और ये 4 दिन तो रहता है, लेकिन फिर बी करने लगता है और फिर ए करने लगता है। तो एक बात समझिएगा कि हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, इस बात को समझो। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, इस बात को समझो कि 10 घंटा में ये यूनिट काम कर रहा है, 4 हो जाएगा। यहां पे हर घंटे में अगर हम बात करें तो 5 और ये 4, एक बात समझिएगा,
एक बात समझिएगा, हर 10 घंटे में, सुनिए, हर 10 घंटे में ए 5 मिनट काम करता है। तो ए पहला दिन सुबह काम किया 6 घंटा, और दूसरा दिन ए देखो यहाँ पे 4 घंटा, तो 6 4 कितना 10, 5 मिनट हो गया। हर 10 घंटे में बी ये 6 और 4 10 घंटे में मिनट काम किया। तो एक बात समझिएगा, ये इसका मतलब कि ये 2 दिन में, ये 1 दिन और ये दो दिन दोनों को मिला देंगे तो ए 10 घंटा हो जाएगा, बी भी 10 घंटा हो जाएगा। तो 2 दिन में काम किया कितना, 5 4 9 यूनिट काम किया, 5 4 9 यूनिट काम किया। काम करना है इतना, इसमें कितना गुना कर दें आ जाएगा, तो 13 13 नंबर 17 से अभी 13, तो ये 26 दिन में ये काम कर लेगा कितना, 13 नंबर 17 से 17। अब बचा काम कितना, यह 3 काम करने के लिए अगला ये 27वां दिन में आपको जाना पड़ेगा। 27वां दिन में जाना पड़ेगा। 27वां दिन का कौन पार्ट, इसे मतलब नहीं, 26 दिन में पूरा पूरी 117 काम हुआ, तो इसको अगला काम 3 मिनट काम करने के लिए 27वां दिन जाना पड़ेगा। तो आंसर आप डायरेक्ट मार के बाद आगे निकल जाएंगे, 27वां दिन इधर राइट आंसर। 27वां दिन में इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जब मिलाएंगे 2 दिन हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 2 दिन हो जाएगा। और 2 दिन में देखो ए यहाँ 6 घंटा, दूसरा दिन ए 4 घंटा, तो 6 4 10 घंटा, और 10 घंटे में किया गया कार्य एक आ गया कितना, एक दिन में 10 घंटे काम किया, 10 घंटे का काम का यूनिट कितना है 5 यूनिट। बी देखो ये भी 6 घंटा और यहाँ 4 घंटा, 10 घंटा। बी एक दिन में 10 घंटे में किए गए काम का कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो हर 2 दिन में आपका यूनिट कितना काम किया, 2 दिन। तो यहाँ पे 9 किया तो कितना गुना 9 में करेंगे, जो 120 के करीब आ जाएगा। 13 इधर किए तो 26 दिन में 117 काम किया, बचा कितना 13 काम, तो 3 काम बचा। तो 3 काम करने के लिए इसको 27वां दिन में एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि 26 दिन में पूरा पूरी 117 काम किया। 27वां दिन में जब जाएंगे तभी 3 दिन में काम होगा। तो आंसर आपका 27वां दिन इधर राइट आंसर, यही आंसर ठीक है। कह रहा कि 210 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से एक बात समझिएगा, कि एक यहां पे ये आपका एक वृत्ताकार पार्क है, और इसकी जो व्यास दे रखा है 210 दे रखा है, मतलब इसका एक, और बड़ी आर की अगर बात करें तो बड़ी आर हो जाएगा कितना, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 और 105 मतलब 1, क्योंकि 5 मीटर यहाँ क्या बोला है, चौड़ा है। तो इसकी पार्क की अगर बात करें, इसकी अगर रास्ते के क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो यहां से अगर निकाले कि मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मार्ग का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ी एरिया आर स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर, छोटी मतलब 105 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ दो तो 215, एक बार इसमें घटा दो, ये आपका आ गया 5, 15 5 75, 10 1075, ऑप्शन नंबर इतना आएगा इस आंसर का। इसको फिर से बताए, क्या दिक्कत हुआ भाई। कह रहे देखो यहाँ पे आया 20, यहां ध्यान रखना कि ए पहला 6 घंटा काम किया, स्टार्ट किया, और ये शाम में बी करता है 4 घंटा के लिए काम, 2 पाली चलता है। फिर दूसरा दिन क्या आया, बी 6 घंटा सुबह स्टार्ट किया, क्योंकि अदल बदल जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले ये पाली आपस में बदल लेते हैं, ये बदल लेते हैं, मतलब ए आ गया यहाँ पे 4 घंटा। तो एक बात बताओ, ये फर्स्ट डेज और ये सेकेंड डेज, तो फर्स्ट डे और सेकेंड डेज मतलब 2 डेज में ए 4 6 10 घंटा, और बी भी देखो 4 6 10 घंटा, और 10 घंटे की कार्य करते हैं। और 10 घंटे में ए 10 घंटे में कार्य किया गया यूनिट आपका 5 यूनिट है, और बी एक दिन में 10 घंटे कार्य करने का यूनिट आपका 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 घंटा, ए 10 घंटा काम किया, 10 घंटा में 5 यूनिट काम करता है, बी 10 घंटे में 4 यूनिट करता है। तो 2 दिन 10 घंटा 10 घंटा, हर दिन में 10 घंटा ही काम करता है, तो ये 2 दिन का बन गया। 2 दिन में प्रतिदिन 10 घंटे काम करके ये 9 यूनिट काम करता है।
120 काम करना है, कितना गुना करेंगे 13, तो 13 117 है, तो ये 26 दिन में 117 काम। अब जो रेस्ट बचा है 3 यूनिट, यह 3 यूनिट काम करने के लिए इस 26 दिन का अगला 26 दिन 1 मिनट अगर कहेंगे तो वो 27वां दिन हो जाएगा। तो ये काम 27वां दिन में कंप्लीट होगा। 27वां दिन मार रहा है। तो यहां से ये आ गया। अगले सवाल की बात करते हैं। कर एक नाव निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब यहां पे धारा के अनुकूल बोला कि प्रतिकूल, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका खाली सिर्फ कैलकुलेशन है, बना ले इसमें बना लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ आपका टेस्ट वाला में 36 नंबर में, कार्य धारा के विपरीत दिशा में एक घंटे में 4 किलोमीटर जा, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में x-5 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो इसकी जो किलोमीटर हो जाएगा 4 किलोमीटर। फिर कह रहा कि धारा के दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाने में, धारा के दिशा में x + y 15 मिनट में 2 किलोमीटर, ये मिनट में, तो मिनट को घंटा में चेंज करने 60 से 15 चौका 60 मतलब आ गया 8 किलोमीटर। तो शांत जल की अगर बात करें तो शांत जल में x की मान क्या होगा, x की मान दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4/2 कर देंगे, आ गया कि 6 किलोमीटर। तो यहां पूछ रहा है कि शांत जल में 7 किलोमीटर चलने में कितनी समय लगेंगे। शांत जल में 36 नंबर है, लिया गया समय, यहां पे देखो लिया गया समय, तो कितना कर रहे हैं 7 किलोमीटर जाने में। तो देखो यहाँ पे शांत जल में नहा के नाव की चाल कितना है 6, समय की बात करता है, टाइमिंग हो जाता है डिस्टेंस बटा, ये आ जाएगा 1 घंटा 1/60 मतलब ये 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का सही उत्तर, 1 घंटा 10 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 घंटा कितना आ जाएगा 10 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको आप देख लेंगे, कोई डाउट है यहां तक बोलो। चलो बताओ। इसका आंसर बताइए, हो गया 1 घंटा 10 मिनट। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, फटाफट बताओ भाई। ठीक है, यहां पे देखो समांतर श्रेणी में कह रहा है कि 72 63 54 डॉट 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 जीरो आना चाहिए। तो जीरो आने के लिए कौन सा टर्म होना चाहिए, जीरो आने के लिए कौन सा पद होना चाहिए, तो यहां पे टी एन बराबर हम जानते हैं a + n-1 ये होता है, आप जानते हैं मेरे टी एन मतलब एनवा मतलब यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि टी एन एन माने एनवा पद यहाँ पे जीरो, एनवा पद क्या है वही एनवा पद निकालना है। ए का मान ये हो गया और डी का मान मतलब अंतर घट रहा है, तो डी आपका हो गया कितना माइनस, ए आपका हो गया 70 एन, एन तो एन ही है और डी हो गया, यहां से आ गया 72
और माइनस 9n और माइनस प्लस, तो 9 इधर 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 जुटेगा 81, इधर आ गया कितना 81, 9 से कट गया, तो ये n बराबर तो 9वां, मतलब ये कौन सा पद होगा 9वां पद होगा, जो आपको क्या देगा 0 देगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान थे, फॉर्मूला से थे। तो दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल आपका 45 दे रखा है और उनका अंतर x माइनस वाई दे रखा है 19। संख्याएं ज्ञात करें। जब भी प्लस अगर माइनस में दिया होता है तो x की मान निकालना है, बड़ी संख्या का मान निकालना है, दोनों को जोड़ दो तो 9 5 14 और ये आपका आधा करेंगे, ये 32 आया। और y का निकालना है तो ये कम है, मतलब इसका अंतर करके 15 में से हो गया 6 और यहाँ पे 3 में से 2 के लिखेंगे, आ जाएगा 32 13 20 का सही आंसर, 20 का। ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, धीरे धीरे समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, इससे पहले इसको बताते हैं, इसके बाद लास्ट में बताते हैं इसको। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% p है, इसका 60% वृद्धि किया तो 160%, और यहां कह रहा है कि हर में 40% है, हर में कितना 40% वृद्धि किया, तो हम लोग के अनुसार रेशियो इतना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो P और Q का मान क्या रहा होगा। परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 और आपका 7, 8 दूनी 16 और ये आपका 9, तो P और Q का मान आ गया 2/9, इसका सही आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर। ठीक है, अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन समझना, ये सवाल थोड़ा सा समझाओगे, इसको देखना, थोड़ा सा इसको समझिए। कह रहा है प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। अभाज्य संख्या ऐसे संख्या होते हैं जो स्वयं से करते हैं और एक से करते हैं। अभाज्य संख्या देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। आपका कहां तक होगा, ये टर्म है, संख्या नहीं है, टर्म है, इतना टर्म है, ये आपके प्राइम नंबर। अब एक चीज थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 2 आपका क्या है, जो हम कह रहे हैं बस समझिएगा, ये सम संख्या इवन नंबर है, और ये सारे जो होंगे जितना होंगे ये आपका क्या होंगे ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या। एक बात समझिएगा, सारे ऑड नंबर, अब एक समझिएगा, ये टोटल क्या होगा, एक सम संख्या प्लस ये सारे विषम संख्या होंगे। अब विषम संख्या जो होंगे वो कितना विषम संख्या होंगे, 13,985 होंगे, क्योंकि एक आपका यहां पे हो गया क्या इवन नंबर, एक आपका इवन नंबर हो गया, और विषम संख्या टोटल टर्म, मतलब ये ऑड टर्म है, मतलब विषम संख्या आपका 13,985 हो, विषम संख्या जो अभाज्य संख्या। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझने की। सम प्लस विषम, ये आपका होता है सम, देख लो, जैसे सम में हम ले लिए 2 और विषम में कुछ भी मान लिए 3, तो विषम होता है। जैसे 5 ये विषम हुआ। एक बात समझिएगा, विषम प्लस विषम
ये हो जाएगा सम। देखो तो जैसे यहाँ पे 3 है और ये 5 है, 5 3 8। अगर एक चीज बताइएगा, विषम मतलब ऑड, और ये भी विषम और ये भी विषम, ये इवन प्लेस में, इवन प्लेस, अगर इवन प्लेस में विषम संख्या को रखेंगे तो वो सम हो जाएगा। ये ऑड प्लेस में विषम संख्या को रखेंगे तो ये आपका विषम होगा। देख लीजिएगा, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 5 3 8 1 9, विषम हो गया कि नहीं? थोड़ा सा बात को समझो। अब यहां पे देखो, विषम ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, ऑड होता है, मतलब ये विषम स्थान में विषम संख्या को रखेंगे तो वो विषम होगा। तो एक बात समझिएगा कि विषम यहां टर्म है आपका 985, तो ये टोटल आपका जो होगा वो विषम संख्या होगा, क्योंकि ये विषम संख्या 13,985 विषम संख्या है। जैसे वो 3 से लेकर आपका 13,985 नंबर तक, मतलब उतना टर्म होना चाहिए आपका, ये सारे विषम संख्या ऐड करेंगे तो विषम ही होगा, क्योंकि ये आपका ऑड टर्म है। ऑड टर्म में अगर कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो वो विषम ही होगा और विषम ही होगा। और एक सम संख्या आपका 2 है जो सम संख्या है। तो जब सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे, ये सारे विषम संख्या को जोड़ेंगे, विषम टर्म को जोड़ेंगे तो विषम होगा, और सम को जोड़ेंगे तो ये आपका भी विषम होगा। और ये विषम संख्या निकलेगा, और ये विषम संख्या जब निकलेगा तो ना तो ये 6 से कटेगा, ना तो ये 4 से कटेगा, ना तो 8 से कटेगा। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका ई सही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, ई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आवाज संख्या में एक, फिर से एक बात समझिए, आवाज संख्या में एक सम है और ये आपका 985 टर्म है। अभी 13,985 टर्म एक विषम संख्या, सिर्फ सब विषम संख्या, कोई इवन नंबर नहीं, एक ही सिर्फ आवाज संख्या में एक छोटा आपका ये 2 सिर्फ आपका सम होता है, और ये सारे विषम होते हैं। और विषम प्लेस में विषम संख्या रखेंगे, विषम प्लस में 3 प्लेस, 3 प्लेस आपका विषम है, विषम प्लेस में, ऑड प्लेस में विषम संख्या को रखेंगे तो वो भी विषम होगा, इस ध्यान रखना। ठीक है, विषम होगा। तो यहां से एक बात समझिएगा, ये आपका 13,985 अगर सारी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो ये विषम ही होगा, और विषम और सम ये भी विषम होगा। तो कभी भी ये आपका ना तो इससे कटेगा ना इससे कटेगा, ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए का सही उत्तर आ गया। तो यहां तक सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, सारे क्वेश्चंस यहां तक क्लियर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ये लगा कुछ ऑनलाइन में ऑफलाइन में दिक्कत हुआ होगा। सर सेट 70 और 71 बाकी है। ठीक है भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं समझा पा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया है भैया। सर अपने आप को विजय सर मैथ एकेडमी कहते हैं, और इतनी छोटी सी चीजों को आप नहीं समझ पाते तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। अगर ये चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी टीचर आएगा तो यही चीज समझाएगा, एग्जाम्पल दे के समझाएगा कि सम और विषम विषम होता है, विषम विषम सम होता है, विषम 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 होता है। ऑड प्लेस में विषम संख्या को रखेंगे तो वो विषम ही होगा। तो यहाँ पे 13,985 सारे ऑड ऑड टर्म होंगे और ऑड संख्या होंगे और ऑड प्लेस में होंगे तो वो सारे ऑड कहलाएंगे, याद रखिए। ठीक है, हाँ डेली चलता है, डेली चलता है। ठीक है, संतोष सेट 71 बचा हुआ है ना उसका, अच्छा ठीक है, हम टाइम देख के हम निकाल के उसको हम करवा देते हैं। ठीक ना, हाँ शिवम उसमें भी 10 क्वेश्चंस करवाए थे क्योंकि उस दिन टीचर्स डे थे। अरे विजय इसमें क्या दिक्कत है बोलो, इसमें क्या समझना है? क्या नहीं समझ पाए विजय, बताओ इसमें, बोलो। ये चीज अगर समझ पाए तो वो चीज समझ पाएंगे, अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो वो चीज नहीं समझ पाए। इसमें क्या चीज कुछ लिखा हुआ है, अरे भाई सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? विषम है। विषम विषम को जोड़े तो क्या आएगा? सम आएगा। अगर विषम 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 3 संख्या जोड़ते हैं तो वो विषम ही होता है। तो यहां पे देखो कितना नंबर होगा सर,
13,985 ये आपका विषम टर्म है। आप सारे विषम संख्या को ऐड करेंगे तो ये भी आपका क्या होंगे, विषम होंगे। अच्छा ठीक है शिवम, करा देते हैं। ठीक, थैंक यू सभी को।